जी ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we will have a discussion on differential cost analysis and we will discuss make or buy decisions. In our last sessions हम लोगों ने differential cost analysis के ऊपर ही बात की थी और हम लोगों ने add और drop decisions के ऊपर डिस्कशन की थी और हमने दो numerical questions करने की कोशिश की थी. और आज हम लोग जो है वो मेक और बाय डिसीजंस को जो है वो लेके काम करेंगे और ये देखेंगे कि रेलेवेंट कॉस्ट इन मेक एंड बाय डिसीजंस क्या होती है. इसको हम लोग आउटसोर्सेस डिसीजन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो ये फैसला करते हैं कि क्या हम लोग एक प्रोडक्ट को या एक कंपोनेंट को खुद से बनाएं या फिर हम लोग जो है ना इसको बाजार से बना हुआ खरीद लें या किसी और कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि वो हमें जो है ना वो वाली चीज़ें बनी बनाई हमें प्रोवाइड कर दे. तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले मेक और बाय डिसीजंस करते हुए व्हेन अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन मोर देन वन एक्टिविटी इन द एंटायर वैल्यू चेन. तो बेसिकली क्या होता है जी कि जब हम लोग ये देखते हैं जी कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट को बनाना है और बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, वो उसकी जो वैल्यू एडिशंस होती हैं जिसको हम लोग वैल्यू चेन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग लेज की एग्जांपल लेते हैं तो लेज जो है वो तो बेसिकली चिप्स बना रही है, लेकिन वो क्या करती है कि वो पहले आलू जो है वो क्या बाजार से खरीद ले या खुद से कल्टीवेट करना शुरू कर दे या खुद से वो चीजें वो आलू की काश्त कर ले और उससे वो वाली जो है वो प्रोडक्ट हासिल करे. तो इस तरह की जो इसको हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन के दो हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. तो जब हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ये करते हैं अच्छा भाई ये काम भी हम खुद कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आने वाली एक्टिविटीज भी हम खुद कर लेते हैं. तो बाज़ औक़ात कंपनीज क्या करती हैं कि हमें कोई भी सारे काम अगर हम लोग खुद करेंगे तो बहुत सारा सरमाया चाहिए, उसके लिए बहुत सारी जो है वो आपको ऑफ कोर्स कैपिटल के साथ साथ आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटीज को अरेंज करना पड़ता है. तो कंपनीज क्या करती हैं कि हमें जो है ना वो ये वाली फैसिलिटी खुद डेवलप करने की बजाय क्या करना चाहिए कि हम बाजार से बनी हुई किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनसे हम लोग वो वाली चीजें जो है वो नॉर्मली खरीद लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे वॉशिंग मशीन बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे गुजरांवाला के अंदर. तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग मोटर भी खुद बनाएं, हम लोग जब उसकी बॉडी भी खुद बनाएं और वो वाली सारी की सारी चीजें हम अपनी इन हाउस प्रोड्यूस करें. दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं हमें ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, हम बाकी पार्ट्स तो बना लेते हैं लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या एक मेन कंपोनेंट है वो हम लोग क्या कर लेते हैं मार्केट से किसी और कंपनी से जो कि इसमें स्पेशलाइज्ड है उससे खरीद लेते हैं. तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इनको हम लोग जो है वो मेक और बाय डिसीजंस का नाम देते हैं कि हम वो वाली प्रोडक्ट खुद बनाएं, वो कंपोनेंट खुद बनाएं, वो इंटीग्रेशन खुद करें या फिर हम लोग जो है वो मार्केट से इसकी बनी बनाई चीजों को जो है वो खरीद लें और उसको जो है वो हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर लें. When a company is involved more than one activity in the entire value chain, it is vertically integrated. जैसे मैंने आपसे ये भी कहा कि जो मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को लेज की कि अगर लेज खुद से आलू प्रोड्यूस करे और बाद में उसकी जो है वो चिप्स बना के बेचे तो दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन. आपने पहले वाला काम जो उसकी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन है या उसके बाद उसके जो कंपोनेंट की प्रोडक्शन है वो आपने खुद ही की है, फिर उसके बाद आप लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना के बेची है. तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री की, तो वॉशिंग मशीन वाले अगर असेंबलिंग कर रहे हैं, सारे पार्ट्स को जोड़ के बना रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, तो एक तो तरीका ये है कि वो पार्ट्स मार्केट से खरीद लें, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें. इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन. मीन आपने साइड की दूसरी कंपनीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, आप लोगों ने उनके साथ जो है वो एक मुआहदे कर लिए हैं और उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हो उनसे वो वाली चीजें ले रहे हो. लेकिन दूसरी तरफ पे क्या होता है कि वो वाले पार्ट खुद बनाएं. जैसे मैंने आपसे कहा कि वॉशिंग मशीन में मोटर इस्तेमाल होती है, तो एक तरीका ये है कि वो मोटर बाजार से खरीद लें. दूसरा तरीका क्या है कि वो मोटर खुद से बना लें. जब वो खुद से बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन. Vertical integration basically is the process of production of components or raw material in-house instead of purchasing from outside suppliers. Outside suppliers को avoid करते हैं जब हम लोग, तो इसको हम लोग vertical integration का नाम देते हैं. A decision to carry out one of the activities in the value chain internally rather than to buy externally from the supplier is called a make or buy decision.
व्हेन वी हैव टू डिसाइड दैट कि हमने वो वाली जो वर्टिकल इंटीग्रेशन करनी है या नहीं करनी है, वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और द कंपोनेंट इन हाउस और वी शुड बाय इट फ्रॉम आवर सप्लायर। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेक और बाय डिसीजंस। अब हम लोग ये देखते हैं जी कि मेक और बाय डिसीजन में वर्टिकल इंटीग्रेशन जो हम लोग कह रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो भी मैंने आप लोगों को बात बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूदर फ्लो ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स। एक तो ये होता है जी कि हमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर सप्लायर्स। अगर सप्लायर को कोई मसला हो गया तो वो हमारी जो है वो कट शॉर्ट कर सकता है, उसकी अगर डिमांड में इजाफा हो गया तो वो हो सकता है कि हमारे क्या करें, सप्लाई को रोक दे, वो किसी और के साथ उसको अगर रेट अच्छा मिल गया तो वो उसको सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं उससे क्या हो सकती है कि हमारी सप्लाई जो होती है मटेरियल्स की, पार्ट्स की, वो क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो इस चीज को कवर करने के लिए कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशंस करती हैं। और वो जो वर्टिकल इंटीग्रेशंस होती हैं उसकी वजह से क्या होता है जी कि उनको आप समझ लें कि वो अपने उस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को या फ्लो ऑफ ऑपरेशंस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उनको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं। और उनकी अल्टीमेटली जो कस्टमर्स होते हैं या उनकी प्रोडक्शन होती है वो उसको जो है वो रुकती नहीं है, उनको जो है वो प्रॉपरली फ्लो में काम करते हैं। नंबर 2, बेटर क्वालिटी कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, वॉशिंग मशीन वाले हैं, तो आप डिपेंडेंट है ना किसी दूसरे पे, आपने मोटर उनसे खरीदनी है। अब उस मोटर की क्वालिटी अच्छी है बुरी है अब आपको तो नहीं पता, या तो फिर आप उसके लिए कोई क्वालिटी चेक लगाएंगे, कोई उसके ऊपर खर्चा करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, कराएंगे, तब आप लोग जो को इंश्योर होगा। लेकिन जब आप खुद से बनाते हैं कोई भी चीज तो आपको तसल्ली होती है कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद से बना रहे हो, आपने क्वालिटी के पार्ट्स लगाए हैं, क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, क्वालिटी की आपने ऑपरेशंस किए हैं। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द पार्ट कैन बी इंश्योर्ड इफ अ कंपनी इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। अब अगर ये कंपनी खुद से इन हाउस सोर्सिंग करती है, तो अगर वो खुद से प्रोडक्शन करती है तो अच्छा, यही डिसएडवांटेज होंगे किसके, आउटसोर्सिंग के। ये इन सोर्सिंग के क्या है एडवांटेजेस, और यही आउटसोर्सिंग के क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। और रियलाइज प्रॉफिट्स, इससे क्या होता है, इंटरमीडियरीज निकल जाती हैं, वो जो मार्जिन आपने देना है उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर आप मोटर बाहर से खरीद रहे हो तो उसको अगर वो मोटर 2000 की पड़ रही है तो आपको 3000 की बेचेगा, 2500 की बेचेगा। वो जो 500 रुपए का मार्जिन है वो क्या कर सकते हो, आप इन हाउस कमा सकते हो, खुद से कर जो है वो आप प्रोडक्शन करके वो वाला बेनिफिट जो है वो आप खुद से कैपिटलाइज कर सकते हो, वो वाली चीजें जो है वो आप खुद से क्या कर सकते हो, अपने पास उस प्रॉफिट को आप कह सकते हो। अब इससे क्या हो सकता है, दिस कैन बी यूज फॉर द कॉस्ट कटिंग्स। आप अपनी कॉस्ट को भी तो मैनेज कर सकते हो ना। व्हेन यू हैव टू परचेज दैट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, तो आउटसाइड ने भी क्या रखा हुआ है, अपना मार्जिन रखा हुआ है। जब वो अपना मार्जिन इसमें शामिल करेगा तो ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स आपकी अल्टीमेट प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो वो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए भी, और जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको मैनेज करने के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती हैं और वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो करती हैं और अडॉप्ट करती हैं। समझ गए जी बात को? ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन को ओके वर्टिकल इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। कंपनीज मे फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ सप्लायर्स हु कैन क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपकी इन हाउस प्रोडक्शन का, वो ये होता है जी कि व्हेन वी हैव टू प्रोड्यूस, व्हेन वी हैव सम इन हाउस फैसिलिटीज,
तो दे आर ऑन अ शॉर्ट स्केल, वो कम लेवल के ऊपर होती है। हम बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं बना के रख रहे ना, अगर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यूनिट लगाया हुआ है तो तब हम लोग कहते हैं, तो हम अपनी डिमांड पूरी करने के लिए वो वाली प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो वो तो सोल काम ही वो कर रहे हैं ना। जैसे अगर हम लोग वॉशिंग मशीन के एग्जांपल लेते हैं तो हम ये कहते हैं जी हम अगर मोटर बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे ना, तो अपने लिए जब हम बनाएंगे तो हम प्रोडक्शन भी कम करेंगे। जब हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो वो हमारी जो स्केल होगा वो छोटे लेवल पे होगा। तो लेकिन जब हम लोग एक ऐसी कंपनी से मुआहदा कर लेते हैं जो कि काम ही सिर्फ मोटरें बनाने का करती है, तो वो क्या होगी, लार्ज स्केल के ऊपर आएगी। वो जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करेंगी तो उससे क्या होता है, कॉस्ट सेविंग हो सकती है, क्योंकि जब वो बल्क में खरीदेंगे, बाइंग अगर उनकी बल्क में होगी और उनकी जो है वो आप समझ लें कि जब प्रोडक्शन भी बल्क में होगी तो उससे क्या हो जाता है कि उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होते हैं उसका वो एडवांटेज हासिल कर लेते हैं। एंड व्हेन वी हैव इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी, सो वो एडवांटेज ऑफ यू मस्ट से इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन नॉट बी अचीव्ड। हम इस सेंस में जब हम लोग खुद से प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो हम एडवांटेज हासिल नहीं कर पाते हैं जो कि हम लोग आउटसोर्सिंग की सूरत में, बाइंग की सूरत में जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट पार्ट और वी मेक इन हाउस सम यू मस्ट से फैसिलिटीज, तो उसमें हमारी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बड़ा थोड़ा होता है, सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने के लिए होता है। तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि हम लोग जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है उस पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरी कंपनीज होती हैं जो कि काम ही वो कर रही होती हैं, जिनसे हम लोग आउटसोर्स करना चाह रहे होते हैं, तो उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो तो होता ही वो वाला पार्ट बनाना है। इन दिस वे दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो बल्क में परचेजिंग करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और उससे देखें, आपको मैंने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ाई थी, जब आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाती है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आप अगर और 100 यूनिट बनाते हो और आपकी अगर मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख रुपया आपकी डेप्रिसिएशन आती है, तो 100 यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपया पर यूनिट आएगी। अगर एक कंपनी जो है वो 10,000 यूनिट बनाती है तो वही मशीनरी वो इस्तेमाल करती है, तो 1 लाख तकसीम 10,000 करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, सिर्फ 100 रुपया आएगी या 10 रुपये आएगी। तो इस लिहाज से क्या हो सकता है, जो कंपनीज आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं जब हम लोग, तो उस सूरत में जब कंपनी से हम खरीदते हैं तो चूंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करने की वजह से उनकी कॉस्ट कम होती है। जब उनकी कॉस्ट कम होती है तो वो हमें सस्ता पार्ट दे देते हैं। अगर हम लोग इन हाउस बनाएंगे तो वही पार्ट हमें महंगा पड़ेगा, हम महंगा बनाएंगे, हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल, वी विल बी वर्किंग ऑन अ स्मॉल स्केल। जब आउटसोर्सिंग वाली कंपनीज होती हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही होती है, तो उसकी वजह से उनको कॉस्ट कम आती है। और जब वो कम आती है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज को देनी होती है ना, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए तो प्रोडक्शन नहीं करनी, उन्होंने बहुत सारों के लिए करनी है, तो वो इसलिए लार्ज स्केल पे काम करती है, तो उनकी कॉस्ट कम आती है। जब उनकी कॉस्ट कम आती है, जो कि अगर हम लोग इन हाउस बनाएंगे तो फिर उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस में से जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकता है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, वो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। ओके, let's have an example of make or buy decision. Essex company manufacture a part 4A. 4A part का नाम है, that is used in one of its products. वो एक products के अंदर ये वाला part use करते हैं। The unit product cost of this part is, जो unit product cost है, जो इसको बनाने के लिए वो कॉस्ट यूज करते हैं, वो क्या है जी, डायरेक्ट मटेरियल $9 है, डायरेक्ट लेबर $5 है, वेरिएबल ओवरहेड्स $1 है, डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट इज $3, सुपरवाइजर्स सैलरी इज 2, और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इज 10 एंड यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इज 30। उनको ये वाला पार्ट जो है वो कितने का पड़ रहा है, $30 पर यूनिट उनको कॉस्ट आ रही है। नाउ लेट्स सी,
Essex company manufacture part that is used in one of the product is product cost is okay. The special equipment used to manufacture part A has no resale value. ये जो हमने स्पेशल इक्विपमेंट इसके लिए खरीदा हुआ है इसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो हमने जो रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है? ये संक कॉस्ट है, ऐसे ही है ना जी, क्योंकि ये इसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। दिस इज आवर संक कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड व्हिच इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड बी अनअफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। अब ये कौन सी कॉस्ट है? ये है हमारी कॉमन कॉस्ट। आप इस तरह से कह ले ये फ्यूचर कॉस्ट तो है, बट इट इज कॉमन बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स। हमने दो तरह की कॉस्ट पढ़ी थी ना, हमने कहा था एक पास कॉस्ट होती है और एक फ्यूचर कॉस्ट है। और जो पास कॉस्ट होती है उसको हम संक कॉस्ट कहते हैं, और जो फ्यूचर कॉस्ट होती है दैट कैन बी रेलेवेंट एंड दैट कैन बी इररेलेवेंट। रेलेवेंट की सूरत में होती है इफ इट डिफर्स बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, अगर ये दोनों के दरमियान में मुख्तलिफ हो। और अगर यहां पे कहा जी कि अगर हम बाय करेंगे तब भी हमें ये पड़ेगी, और अगर हम लोग खुद से बनाएंगे तो तब भी पड़ेगी। इट मीन ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स में क्या है? सेम है। दैट इज नॉट डिफरेंट बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज द कॉमन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये भी कौन सी कॉस्ट है? ये भी इररेलेवेंट है। इज इट क्लियर? ओके। The 30 unit product cost is based on 20,000 parts produced per year। और जो हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट है वो 30 पर यूनिट जो है वो उन्होंने 30 पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है वो 20,000 पार्ट्स पर ईयर वो बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट है। An outside supplier has offered to provide the 20,000 parts at a cost of 25 per part। और एक आउटसाइड सप्लायर है, उसने कह दिया जी कि आपको ये यूनिट 30 रुपए का पड़ रहा है, मैं आपको कितने का दे देता हूं? 25 का। अब हमने ये डिसीजन करना है शुड वी एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। हमें क्या वो ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो फिर हम वही वाला एनालिसिस करेंगे जिसको हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट होंगी और कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट कॉस्ट होंगी। ओके जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी कि मेक इसको करने का, इस सवाल को करने का, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। कॉस्ट पर यूनिट है। अगर हम लोग मेकिंग की कॉस्ट की बात करते हैं और हम लोग बाइंग की कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग के पास इस तरह का डाटा हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये कॉलम की थोड़ी सी एडजस्टमेंट खराब हुई है, ठीक है ना जी। ओके, कॉस्ट पर यूनिट है और अगर हम लोग टोटल 20,000 यूनिट्स हैं वो बनाएंगे तो उस सूरत में हमारी मेकिंग की कॉस्ट क्या आ रही है। सो आउटसाइड सप्लायर ऑफर्ड अस 25 पर यूनिट। ओके, और अगर हम 20,000 यूनिट उससे खरीदते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो दैट इज 500,000। 5 लाख की कॉस्ट जो है वो हमें आ रही है। और ये किस तरह से आई है? 25 मल्टीप्लाई बाय 20,000। जब हमने 25 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी मेक करने की आएगी इस तरीके से, और इसी तरीके से बाय करने की। तो अगर हम लोग सिर्फ बाय कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? बाइंग की कॉस्ट है। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था, तो अगर वो ट्रेन पे जाती है तो उसका सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट उस ऑप्शन की क्या थी? ट्रेन फेयर था, ठीक है। इस सिचुएशन में रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? सिर्फ बाइंग कॉस्ट है जो कि 25 पर यूनिट है। अब हम ये देख लेते हैं कि उसकी जो मेकिंग की कॉस्ट कौन कौन सी रेलेवेंट है और कौन कौन सी इररेलेवेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बनाएगा तो 9 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल होगा, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे तो 180,000 इसकी ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। दैट इज बेसिकली 9 मल्टीप्लाई बाय 20,000। हम हर एक को 20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000। अगर आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब आ जाती है जी डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। हमने यहां पे क्या लिखा है? 0। व्हाई? बिकॉज दिस इज इररेलेवेंट, बिकॉज दिस इज संक कॉस्ट। ऐसे ही है ना जी। तो sunk cost is past cost and past cost is irrelevant in our decision. Got my point? Okay जी. Next is supervisor's salary.
अब सुपरवाइजर सैलरी जो होगी वो जाहिर है कि अगर हम लोग ये बनाएंगे तो हमें पे करना पड़ेगी, हमें सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो नहीं रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये कौन सी कॉस्ट है? अवॉइडेबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? अवॉइडेबल कॉस्ट है। सो दिस इज अवॉइडेबल कॉस्ट, और अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट। और ये कैसे आई है? 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 हमने किया तो ये हमारे पास 40,000 की एक कॉस्ट आ गई। एंड जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर कॉमन फ्यूचर कॉस्ट, ऐसे ही है ना जी? तो ये जो कॉमन फ्यूचर कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है? इररेलेवेंट होती है। ये हम डिसीजन में शामिल नहीं करते हैं। इफ वी मेक द प्रोडक्ट वी हैव टू पे दैट, एंड इफ वी डू नॉट मेक द प्रोडक्ट देन we have to pay that. In that situation we also have to pay that. Getting my point? हमने ये कहा कि ये जर्नल फैक्ट्री की कॉस्ट है ये हमें हर दोनों सूरतों में क्या करना पड़ेगी? बियर करना पड़ेगी। इफ वी मेक दिस प्रोडक्ट और डू नॉट मेक दिस प्रोडक्ट और बाय दिस प्रोडक्ट, अगर हम इसको खरीदेंगे तभी भी हमें जनरल फैक्ट्री वहीं पे रहेंगे ना। फैक्ट्री का किराया है, फैक्ट्री की चौकीदार है, फैक्ट्री के बाकी एक्सपेंसेस हैं, तो वो तो खत्म नहीं हो जाने ना, तो बाकी फैक्ट्री तो बंद नहीं हो रही। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वाले एक्सपेंसेस जो है वो हमें हर हाल में बियर करना पड़ेंगे। इसलिए ये हमारी क्या है? इररेलेवेंट कॉस्ट है, बिकॉज दिस इज कॉमन कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट इज इररेलेवेंट। बोथ ऑफ द ऑप्शन, इन दोनों में, वो दोनों सूरतों में हमें बियर करना पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास जो ये इररेलेवेंट है। ओके, और अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमारी कॉस्ट, सॉरी बनाते हैं, मेक करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3,40,000। और अगर हम लोग इसको बाय करते हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है? क्या बेटे? 500,000। ओके, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 180,000 इस तरीके से आई हुई है। और इसी तरीके से यहां पे स्पेशल इक्विपमेंट हैज नो रीसेल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज sunk cost and it is irrelevant. और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड नॉट अवॉइडेबल कॉस्ट, these are not avoidable, these are सॉरी कंपल्सरी कॉस्ट आप इसको कह लें, आप इसको कमिटेड कॉस्ट बोल सकते हैं कि हर सूरत में हमें ये वाली कॉस्ट क्या करना पड़ेगी? बियर करना पड़ेगी। तो इसलिए ये हमारी ये इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो भी क्या होती हैं? इररेलेवेंट होती हैं। तो इसलिए इसको भी हम लोग अपने डिसीजन में नहीं काउंट करते हैं। तो जब हम लोगों ने इस लिहाज से देखा तो अब आप फैसला करेंगे, शुड वी बाय और मेक द प्रोडक्ट? क्या करना चाहिए फिर? हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए खरीदने की बजाय। व्हाई वी शुड मेक दिस प्रोडक्ट? बिकॉज वी विल सेव हाउ मच अमाउंट। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं और आपके साथ जो है वो कमेंट लिख के बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स लिखेंगे। ओके जी, we should make the product। हमारा जो डिसीजन है वो क्या है जी? हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए rather than to buy, because we can save। कितने हैं जी सेव कर सकते हैं? 500,000 माइनस 3,40,000। अगर आप लोग इन दोनों का फर्क निकालते हैं तो कितना आ जाता है जी? 1,60,000। वी कैन सेव 1,60,000 in situation of making। Basically this is the net benefit of making। ये हमारा जो है वो पार्ट को बनाने का नेट बेनिफिट कितना है? 1,60,000। इफ वी बाय द एडिशनल कॉस्ट of 1,60,000,
will ultimately reduce the company profit। जो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उसको क्या करेगा, 1,60,000 उनकी जो कॉस्ट होगी एडिशनल कॉस्ट, उससे क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट 1,60,000 से कम हो जाएगा। और अगर वो खुद से बनाएंगे तो फिर उनका जो है वो प्रॉफिट 1,60,000 से कम नहीं होगा। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन डिसाइड दैट के व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू क्या करना चाहिए, मेक द प्रोडक्ट रेदर देन टू बाय इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स। एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को इंटरनली बनाना चाहिए। ओके, ये तो थे इसका प्योरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ऐसा ही है कि नहीं। अब चाहिए नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन बताया ना। ये जो एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन है ये बेसिकली उसके नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 क्या है, अनइंटरप्टेड सप्लाई of parts A4। बात समझ के कि नहीं, कि एक तो ये है कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, we would not be dependent on our suppliers, we will have uninterrupted supply of the parts। okay, नंबर 2 क्या हो सकता है, we will definitely get the benefit or you get the profit of 1,60,000। वो जो हमने कहने प्रॉफिट जो है वो हमें वो वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और कल को अगर कोई भी मार्केट की सिचुएशन खराब होती है, मार्केट में अगर कोई भी कहीं पे स्ट्राइक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पूरा मुल्क बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई, अब आपकी सप्लाई क्या हो गई, रुक गई। जब वो रुक जाएगी तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, जब प्रोडक्शन रुकेगी तो फिर आपकी कस्टमर्स को जो आपने सप्लाई देनी है वो रुक जाएगी, और उससे आपकी क्या हो जाएगी, मार्केट खराब हो जाएगी। सो यू हैव टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली द कस्टमर्स विल सफर। अगर हमारे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ या इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पार्ट्स होगी तो उससे क्या हो जाएगी, इंटरप्टेड प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है ना जी। सप्लाई इज इंटरप्टेड, उससे क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन विल बी सफर्ड, और उससे क्या हो जाएगी, कस्टमर्स विल बी डिससेटिस्फाइड। क्यों डिससेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज ऑफ क्या होगा, बिकॉज ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। जब आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, आप अपनी कस्टमर्स को सप्लाई नहीं दे पाएंगे। जब आप कस्टमर्स को सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको जो है वो आपकी कस्टमर्स मार्केट खराब होने का अंदेशा हो सकता है। और नंबर 2 क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है भला, क्वालिटी ऑफ पार्ट विल बी इंश्योर्ड। अगर हम लोग इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे तो क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स विल बी इंश्योर्ड। वी कैन नॉट से दैट कि हमारा सप्लायर जो है वो हमारी क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा कि नहीं पाएगा। हाँ, उसके लिए हमें वो क्वालिटी चेक्स लगाना पड़ेंगे।
तो जब हम लोग खुद से इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे वो क्वालिटी चेक्स इन प्लेस होंगे, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। और क्वालिटी की प्रोडक्शन की वजह से अल्टीमेटली किस पे जाता है, कस्टमर्स पे। अगर कस्टमर्स की क्वालिटी नहीं मिलेगी तो क्या होंगे, कस्टमर्स की शिकायत आएंगी, ठीक है। जब कस्टमर्स की शिकायत आएंगी तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट खराब हो जाएगी। और मार्केट क्यों खराब हो रही है, क्योंकि आपके पार्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है। और आपकी पार्ट की क्वालिटी क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं अपने सप्लायर के ऊपर। अगर वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो मैस प्रोडक्शन में आपकी क्वालिटी सफर कर देता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं देता है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी मार्केट खराब होने का अंदेशा हो सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ, यू मस्ट से, बाइंग और आउटसोर्सिंग। एंड द एडवांटेजेस ऑफ किसके हैं, इन हाउस प्रोडक्शन और मेकिंग। अगर आप लोग खुद से बनाएंगे तो ये उसके एडिशनल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे। नंबर 1 क्या है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पार्ट्स होगा। और नंबर 2 क्या है, क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स विल बी इंश्योर्ड। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो भी हमारी जो है वो कंट्रोल में होगी, इसलिए हम लोग उसको मैनेज कर सकेंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी प्लीज। Okay. So the avoidable costs associated with A4 include direct materials, direct labor, variable overheads and supervisor's salary. तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट हैं। और एसेक्स शुड कंटिन्यू टू मेक द प्रोडक्ट, यही वाला डिसीजन है। और उसके कमेंट्स भी मैं हमने आप लोगों को जो है वो बता दिए हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इस तरह की जो डिसीजन जो है वो करते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीजें असेस करने की कोशिश की है। नंबर 1 उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, हम लोगों ने कॉस्ट एंड बेनिफिट को देखा है, उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की कोशिश की है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम लोगों ने उसकी रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट को अलग-अलग किया है। और इसमें हम लोगों ने ये कहा कि सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट वो हैं जो कि उसकी प्रोडक्शन के बनाने से आएंगी और नहीं करने से वो नहीं आएंगी। और अगर एक ऐसी कॉस्ट थी जो कि दोनों सूरतों में हमें बियर करना पड़ती है, वो वाली हमारी जनरल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी, वो हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। और बाकी तमाम कॉस्ट हमारी अवॉइडेबल कॉस्ट हैं। सो इन दिस वे वी कैन हैव अ डिसीजन। हमने कहा जी इस सूरत में हमारे पास 3,40,000 की कॉस्ट आएगी और इस सूरत में हमारे पास 5 लाख की कॉस्ट आएगी। और जो नेट बेनिफिट है इसका वो 1,60,000 का है। वो हम लोगों ने, अगर हम लोग खुद से इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 1,60,000 का क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। एंड इफ वी बाय फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर्स वी हैव टू बियर 1,60,000 एडिशनल कॉस्ट फॉर बाइंग द प्रोडक्ट। हमें वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1,60,000 की एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कि एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है, दूसरा क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है, तो वो हमारी सफर हो सकती है। एंड इफ वी कैन इंश्योर दैट, अच्छा इन दोनों के हल भी हैं ऑफ कोर्स। हल इनके क्या हैं कि फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई वी कैन गो इन कॉन्ट्रैक्ट विद आवर सप्लायर। हम अपने सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने हमें हर हाल में क्या करना है, हमारी सप्लाई हमें देनी है। और अगर हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं कि we can have a contract with our suppliers for uninterrupted supply of the parts, तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं, उस डिसएडवांटेज को, उस शॉर्ट कमिंग को। और दूसरा क्वालिटी के ऊपर जो है वो भी हम उनसे जो है वो बात कर सकते हैं कि क्वालिटी विल बी इंश्योर्ड। ऑफ कोर्स इसकी अपनी कॉस्ट होगी, वो आपसे रेट ज्यादा मांगेगा, वो आपसे जो वो सारी चीजें जो वो फिर करेगा, तो वो नेगोशिएशन में कवर की जा सकती हैं। बट स्टिल देयर आर डिसएडवांटेजेस। हम लोग कंसीडर जरूर करते हैं जब हम लोग कोई भी अपना इस तरह का डिसीजन कर रहे होते हैं। ओके जी,
Now, the next type of decisions in differential cost analysis that are special order decisions. Special order decisions क्या होते हैं? When a customer, अभी हमें एक सप्लायर ने ऑफर की थी कि मैं आपको कम रेट पे आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल या आपकी जो भी पार्ट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी हो सकती है कि जब एक कस्टमर आपसे कहता है कि भाई मैं आपको इतना रेट नहीं दे सकता, मैं आपसे इतनी जो है वो सप्लाई ले लूंगा, मैं आपकी इतनी जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, लेकिन आप मुझे ये वाला रेट दें। ठीक है, सपोज हम ये कहते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और एक कस्टमर आ गया आता है हमारे पास, वो कहता है जी मुझे 90 रुपए के हिसाब से आप इतनी प्रोडक्शन देते जाएं, या आप 80 रुपए के लिहाज से मुझे ये वाला जो है वो आप दे दें। अब एक लेमैन अगर आदमी फैसला करता है, वो कहता है यार ये मुझे ऑलरेडी मैं मार्केट में 100 का बेच रहा हूं और इसको जब मैं 80 का दूंगा तो 20 रुपए मेरा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर जो कॉमन सेंस है वो क्या कहती है, वी शुड नॉट डू दैट। ऐसे ही है कि नहीं? एक आम जो एनालिसिस है वो तो यही कह रहा है ना कि हमें जो 100 रुपए की चीज बिक रही थी वो हमें 80 की किसी सूरत नहीं देनी चाहिए है। तो इस तरह के डिसीजंस को हम लोग स्पेशल ऑर्डर डिसीजन करते हैं। व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर्स अस ऑन अ लेस प्राइस, जब कस्टमर्स हमें एक ऑर्डर प्लेस करता है, ऑफर अस एन ऑर्डर टू परचेज आवर प्रोडक्ट्स ऑन अ लेसर प्राइस फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कम प्राइस के ऊपर जब हमसे कोई भी खरीदारी करने के लिए आएगा या कोई भी प्रोडक्ट हमसे परचेज करने के लिए करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस बोलते हैं। ओके जी, अब स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस में सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग उसमें हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेसिकली बेनिफिट फॉरगॉन फॉर अचीविंग अनदर ऑप्शन। अगर आप कोई भी ऑप्शन हासिल करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को हासिल करने के लिए कोई भी बेनिफिट आप फॉरगो करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द बेनिफिट दैट इज फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ परसुइंग फॉर सम कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी आप एक्शन, कोई भी आप काम करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी को लॉस करते हैं या कोई भी आप बेनिफिट को आप फॉरगो करते हैं, तो इस तरह के हम लोग जो बेनिफिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम एक कस्टमर को 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 100 का। और हमारी उसके ऊपर कॉस्ट आती है जी 70। उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आती है 70 और हम लोग उस प्रोडक्ट से कितने रुपए बचा रहे हैं? 30। और अगर हम लोग यही वाली जो है वो किसी दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, एक यूनिट क्या कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, तो बेसिकली हम लोग कितना लॉस कर रहे हैं? 30 का। कि जो हम उस प्रोडक्ट से कमा रहे थे, हमने अपने दोस्त को, किसी को खुश करने के लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट की कि यार इसको एक प्रोडक्ट जो है वो एक गिफ्ट कर दो, तो वो जो गिफ्ट हम दे रहे हैं उसको ऑफ कोर्स हमने अपने सोशल रिलेशनशिप के लिए किसी वजह से या किसी कस्टमर को आप लोगों ने टेस्ट करानी है चीज, तो वो क्या है, तो बेसिकली हम लोग उसको वो गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में हम उसको राजी करने के लिए ऑप्शन आया क्या कर रहे हैं, क्या अपना नुकसान कर रहे हैं, क्या बेनिफिट फॉरगो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वही वाला यूनिट बेच देते तो हमें कितना प्रॉफिट होता उससे? 30 का। तो वो जो 30 है वो क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इज इट क्लियर? इसको सिंपल समझने के लिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास 1 मिलियन है, 10 लाख रुपए हैं। वो 10 लाख रुपए को क्या कर सकता है, 2 चीजें कर सकता है, 2 ऑप्शंस है उसके पास। या तो वो क्या कर ले, शेयर्स खरीद ले, शेयर के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में से शेयर्स खरीद ले, या फिर दूसरा काम क्या करे कि वो बैंक डिपॉजिट कर दे। अगर वो शेयर खरीदता है
तो उसको मिलता है जी 25% जो है वो रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और अगर वो बैंक डिपॉजिट करता है तो उसको सपोज 15% जो है वो इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर वो अपनी 10 लाख की 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करने जाएगा तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, वो जो बेनिफिट इन 10 लाख से कमा सकता था श्योर, वो कौन सा था? 15% ऑफ इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट उसने क्या कर दिया है? लूज कर दिया है ना, उसने फोरगो कर दिया है। सो फॉर गोइंग फॉर द ऑप्शन ऑफ शेयर्स, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट कॉस्ट इज, इंटरेस्ट बेनिफिट इज क्या है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की। और अगर वो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के किस में जाता है? बैंक डिपॉजिट रख देता है, तो फिर उसकी कौन सी कॉस्ट है? जो शेयर्स में से बचाने वाली, जो उसने 25% वहां से प्रॉफिट मिलने का उसको जो है वो चांस है, वो क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस इज फ्यूचर कॉस्ट, इट माइट बी इन फ्यूचर। ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट नहीं है, ये संक नहीं है, इट विल बी इन फ्यूचर। इफ आई इन्वेस्ट 1 मिलियन इन बैंक, deposit in bank, I will get 15% interest from the bank. And if I invest that money in some other business, या मैं किसी को उधार दे देता हूं, या मैं किसी और बिजनेस में लगा लेता हूं, तो बेसिकली मैं क्या जाया कर रहा हूं? वो 15% जो मुझे पेट मिलना था, मिल सकता था, वो मैं क्या कर रहा हूं? जाया कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं। वो बेनिफिट मैं क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो उस बेनिफिट को जो मैं सैक्रिफाइस करता हूं, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हर एक ऑल्टरनेटिव जो हम लोग चूज कर रहे होते हैं, एक तो हम लोग उसका बेनिफिट ले रहे होते हैं जो हमें इन पॉकेट कॉस्ट आ रही होती है, या इन हमारे पास जो है वो आप समझ लें कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंप्लॉयड होती है, वो हमें वो भी पड़ती है, ठीक है। वो हम काउंट नहीं करते, हमारी जेब में नहीं आ रही होती, लेकिन हमें वो काउंट जरूर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं वो भी उसकी एक कॉस्ट होती है। और चूंकि हम लोग भी उसी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, डिसीजन करना है, एंड वी हैव टू प्रेफर वन ऑन अनदर। हमने एक के ऊपर दूसरे को प्रेफर करना है, तो उसकी प्रेफरेंस करने के लिए हमें उसकी तमाम की तमाम कॉस्ट को देखना चाहिए। एक तो वो कॉस्ट है जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, जो हम जो पे कर रहे हैं अपनी जेब से, लेकिन एक ऐसी कॉस्ट भी है जो हम पे तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इंप्लॉयड है, वो जुड़ी हुई है उसके साथ। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। ओके जी। द की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, स्पेशल ऑर्डर इज अ वन टाइम order that is not considered part of the company's normal ongoing business। ये एक वन टाइम ऑर्डर होता है जो कि नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होता। याद रखिएगा, अगर तो ये रूटीन बिजनेस का ऑर्डर है तो ये स्पेशल ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये एक वन टाइम ऑर्डर है जो किसी ने कह दिया जी कि मुझे अब एक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कैफेटेरिया में वो बर्गर बनाता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बर्गर जो है वो कहता है जी 120 रुपए का बेचता है, सपोज जिंगर बर्गर। तो एक उसको जो है वो स्कूल से ऑर्डर आ जाता है कि आज हमारी जो है वो एनुअल फंक्शन है और हमें जिंगर बर्गर चाहिए और हमें जो है वो 500 बर्गर्स चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आप हमें स्पेशल रेट लगाएं जी। तो वन टाइम ऑर्डर है और वो नॉर्मल रेट से कम होता है। इज इट क्लियर? अगर वो कहता है जी 120 रुपए का बेच रहा था और उसको कहा जाता है जी आप 100 रुपए का दें, हमें 500 दे दें, getting my point? So this is one time order which is normally below the average sale price। जो average sale price होती है उससे कम पे जो है वो वाला ऑर्डर प्लेस किया जाता है या मिलता है। तो याद रखें, ये दिस इज नॉट अ रूटीन ऑर्डर, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस ऑर्डर, दिस इज नॉट अ रेपिटेटिव ऑर्डर, दिस इज वन टाइम ऑर्डर, एक ही दफा होगा।
When analyzing a one-time order, special order, incremental costs and benefits are relevant. हम कहते हैं जी कि उस एक ऑर्डर के नतीजे में इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं उसके, और उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसका नेट बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर तो उसका इंक्रीमेंटल बेनिफिट इज मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, क्या, इंक्रीमेंटल बेनिफिट इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो सिंपल सा रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वी विल एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। कब क्या होगा, वी एक्सेप्ट कब, व्हेन इंक्रीमेंटल बेनिफिट इज मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें दो चीजें जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखनी है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कैलकुलेट करना सीखना है, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखना है। ओके, इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स में सिंस द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर, दे आर नॉट रेलेवेंट। याद रखिएगा, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो ये कहते, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, इस तरह के जो स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस होते हैं, इनमें ये जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं। व्हाई दे आर इररेलेवेंट? बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड। वो तो हमें हर हाल में ये लगानी पड़नी। आप देखिए, कॉमन सेंस है ना, देखिए इस टॉपिक के अंदर कॉमन सेंस बहुत इस्तेमाल होती है। आप थोड़ा सा सोचेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं जी कि वो बर्गर वाले को, यहां पे कैफे वाले ने इक्विपमेंट भी रखा हुआ है, कैफे वाले ने वहां पे हेल्पर भी रखे हुए हैं, कैफे वाले ने वहां पे कुक भी रखा हुआ है। अगर वो सब की तनख्वाहें हैं ना, तो वो क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वो रेंट भी दे रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। अगर वो 500 बर्गर का ऑर्डर नहीं लेता तो क्या वो सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे? वो रहेंगे, ऐसे ही है कि नहीं? और अगर वो ले लेता है तो फिर भी रहेंगे। तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो फिर ये क्या है, अनअवॉइडेबल। इज इट क्लियर? इफ ही एक्सेप्ट द ऑर्डर, तब भी ये पढ़ेंगे, और अगर वो नहीं करेगा तब भी पढ़ेंगे। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई इस तरीके से हम, अच्छा अब ये देखें कि नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस इररेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं एक्सपेंसेस वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। हाँ, कोई स्पेशल अगर होगा उसके लिए तो वो क्या होगा, रेलेवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कहते हैं कि आप हमें क्या करें कि इसके ऊपर जो है वो कोई या इस तरह से कह लें कि कोई किसी ने स्पेशल ऑर्डर दिया, इस तरह से कह लें कि एक गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है। गेटिंग माय पॉइंट? अब गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री क्या कहते हैं जी, क्या आप हमें 500 शर्टें जो है ना, वो एक कस्टमर कहता है जी मुझे बना के दे दें। वो नॉर्मल शर्ट्स बनाते हैं, वो कहते हैं जी 500 शर्ट्स आप हमें दे दें, लेकिन काम क्या करना है कि डिब्बा मेरे नाम का लगा के देना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो स्पेशल है वो क्या है, या उसके ऊपर जो आपने इंग्रेविंग करके देनी है वो मेरे नाम की करके देनी है। फॉलो करें बात को? तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा जो वो ये काम कर सके। तो वो फिर क्या होगा, उस स्पेशल ऑर्डर का पार्ट बनेगा, उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आती है। गेटिंग माय पॉइंट जी? तो इसलिए आपने यहां पे ये देखना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड नंबर 2 इज इंक्रीमेंटल बेनिफिट। ओके जी। और उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल बेनिफिट में हम सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को, या जो कैश बेस के ऊपर हम इनकर कर रहे हैं, सिर्फ उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो आर रेलेवेंट कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके। Jet Incorporation makes single product whose normal selling price is
20, उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 20 है। अ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर्स टू परचेज 3000 यूनिट्स फॉर 10 पर यूनिट। अब अगर एक लेमैन से कहें कि जी फैसला करो जरा इसका कि बेच रहे हैं मार्केट में कितने का और ऑफर कितने की है, तो क्या कहा जाएगा? भाई पागल हो गए हो, इतने का नहीं दे सकते हम। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? नजर आ रहा है कि भी 10 रुपए कम है प्राइस, नजर आ रहा है कि 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम यहां पे एनालाइज करके देखेंगे कि क्या वाकई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज वन टाइम ऑर्डर दैट वुड नॉट इफेक्ट द कंपनीज रेगुलर बिजनेस। ये रेगुलर बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। एनुअल कैपेसिटी इज 10,000 यूनिट्स। याद रखिएगा ऐसे डिसीजंस में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं। इसकी बेस के ऊपर हम लोग जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। करंटली प्रोड्यूसिंग कितने यूनिट? 5000 यूनिट अभी वो करंटली बना रहे हैं। इट मींस कि कैपेसिटी कितनी है? 10,000। और बना कितने रहे हैं? तो वेकेंट कैपेसिटी कितनी है? 5000 की उनके पास क्या है? वेकेंट कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है। अब इसमें वो फिर 3000 यूनिट पैदा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इजीली कर लेंगे ना वो वाले ऑर्डर को पूरा। इसके इट मींस तो उनको अपनी रेगुलर सेल को फोरगो नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब उसको रेगुलर सेल को फोरगो नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब है उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? कि उनकी इस सिचुएशन के अंदर चूंकि रेगुलर सेल इफेक्ट नहीं हो रही है तो रेगुलर सेल की ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर हम लोग उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपने रेगुलर सेल को कम करना पड़े तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाना पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। शुड जेट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर? क्या उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए? तो देखिए अगर तो हम लोग बिल्कुल रफ सी कैलकुलेशन करें और हम ये देखें कि 20 रुपए का यूनिट है, 10 रुपए हमें मिल रहे हैं, 10 रुपए पर यूनिट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 10 ज़रब 3000 यूनिट अगर आप करते हैं तो कितने का लॉस होगा? 30,000 का हम कह रहे हैं जी के इससे लॉस हो सकता है। दिस इज नॉट द राइट वे। अब हम इसको प्रॉपर से रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि अब इसका जो है वो हमें बेनिफिट या लॉस क्या हो सकता है। ओके जी, व्हाट रेवेन्यू वी मे गेट? 20,000 मल्टीप्लाई 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20,000। उसके बाद क्या है जी? 5,000, 10,000 and 5,000 total variable cost is 40,000. Contribution margin is 60,000. Fixed expenses are 28,000 के overheads हैं। Marketing cost है 20,000 की, 48,000 and net operating income of the company is 12,000। इस वक्त कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? 12,000 का प्रॉफिट कमा रही है बाय सेलिंग 5,000 यूनिट्स। अब हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में उनके पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 40,000 आएगी ना, या 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कर लेंगे तो 8 पर यूनिट उनकी क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही है जी? क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन इज गिवन। That information or that income statement of the company is given. From this information we will extract our relevant information जो कि variable cost per unit हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 40,000। उसको जब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। दैट इज क्या है जी? 8। ओके जी। ओके, अब हम लोग इसकी इंक्रीमेंटल देख लेते हैं जी। ओके, अब हमने ये कहा कि इफ जेट एक्सेप्ट्स ऑफर नेट ऑपरेटिंग विल इंक्रीज बाय, नेट इनकम जो है वो इंक्रीज करेगी 6,000 से। कैसे इंक्रीज करेगी जी? देखिए जी, इंक्रीज इन रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू इंक्रीज करेगा बेटे? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 30,000। समझ आ रही है इसकी? कि मीन 3,000 यूनिट्स थे उनके ऑर्डर के,
10 उनको पर यूनिट प्राइस मिल रही थी, 30,000 उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और उनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? व्हाट वुड बी द फिक्स्ड कॉस्ट? क्यों इररेलेवेंट है? बिकॉज इट इज कॉमन कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऐसे ही है ना जी? क्योंकि हम लोग इस कॉस्ट को हमें हर हाल में बियर करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है ना। फिक्स कॉस्ट हमें पहले से ही हमें बियर करना पड़ेगी, इसकी कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 24,000 आ गया, और इंक्रीमेंटल जो इनकम होगी उस कंपनी की दैट वुड बी 6,000। अब अगर मैं इसके डिसीजन की बात करूं तो फिर इसका क्या होगा? द कंपनी शुड क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट द ऑर्डर, बिकॉज इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय 6,000। इससे उनका प्रॉफिट जो है वो 6,000 से इंक्रीज कर जाएगा। इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय 6,000। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? बिकॉज द ओनली रेलेवेंट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट। So 8 per unit only relevant cost is 24,000 and fixed cost is irrelevant. Why it is irrelevant? Because it is already incurred or will be suffered in any case। उनको किसी भी सूरत में क्या करना पड़ेगी? फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। सो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? 30,000 का, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? 24,000 की, और इस लिहाज से उनकी जो इंक्रीमेंटल इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो कितना हो जाएगा? 6,000 का। और अब उनका न्यू प्रॉफिट क्या होगा? New profit of the company will be 12,000 plus 6,000, that is 18,000। नया प्रॉफिट उस कंपनी का कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा, जो कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद उनके मिलेगा। क्लियर है जी? ओके, नॉर्दर्न स्पेशल ऑर्गेनाइज सेल्स X लेंस फॉर $50। The variable production cost is 10, the fixed production cost is 18 per unit, and the variable selling expenses are 1. A customer has requested a special order of 10,000 units of X lens to be imprinted with customer's logo. Customer का logo भी उसके ऊपर आना चाहिए, but the special order would not involve any selling cost. But Northern Special Optical would have to purchase a imprinting machine for 50,000। 50,000 की उनको इसके लिए क्या करना पड़ेगी? मशीन खरीदना पड़ेगी। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वेरिएबल के साथ एक और उसकी रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट भी आ गई है। कौन सी वाली? कि उसके लिए स्पेशल इंपोज करने के लिए उनको एक क्या चाहिए? मशीन भी चाहिए। तो वो मशीन जो है वो उनको खरीदना पड़ेगी उस काम के लिए। ओके जी, what is the rock bottom minimum price? What is the rock bottom minimum price below which Northern Special would not be in negotiation with the customer? In other words, what below price Northern Special Optical be losing money or sales? Is there some ample capacity to fulfill the order and imparting machine has no further यूज आफ्टर दिस ऑर्डर? इस ऑर्डर के बाद फर्दर अगर उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है तो बताएं जी कि उनके लिए मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। ओके, अब इसके लिए अगर आप लोग पिछले पेज पे जाते हैं तो उनकी रेलेवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है जी? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है? 10। क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ओरिजिनली 50 का बेच रहे हैं
और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 10 है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 18 पर यूनिट है और सेलिंग कॉस्ट इज 1 है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट उसकी कितनी है, सॉरी। तो यहां पे आप लोग ओके जी, रेलेवेंट कॉस्ट लिख लें जी। यहां पे सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी, 10। और चूंकि यहां पे उन्होंने ये कह दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई उनकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज इररेलेवेंट इन स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस बिकॉज वी हैव टू ऑलरेडी पे दैट। हम ऑलरेडी इसको इनकर कर चुके हुए हैं, इसलिए इसकी जो है वो रेलेवेंस नहीं बनती है। ये दोनों सूरतों में हमें ये अदा करना पड़ेगी, तो इसलिए इसकी कोई भी नहीं है। अब आ जाती है बात कि ये जो 50,000 का उन्होंने एक मशीन खरीदनी है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। अब इसमें उन्होंने यूनिट कितने प्रोवाइड करने हैं, 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स के लिए उसके बाद हमने कहा जी ये प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 और मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन कितने की थी, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बनेंगे इसमें, तो कितनी आ गई पर यूनिट, 5। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 15, मीन 15 उनकी रेलेवेंट कॉस्ट है। अब अगर उन्होंने प्राइस डिसाइड करनी है तो अब इस 15 को देख के वो डिसाइड करेंगे। अब उनकी मिनिमम फिर प्राइस कितनी होनी चाहिए, अगर वो 15 चार्ज करेंगे तो ना उनको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो इनडिफरेंट पोजीशन में होंगे, वो ब्रेक इवन के ऊपर होंगे। अगर वो 16 चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर वो 14 चार्ज करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दे शुड चार्ज। तो कितनी मिनिमम प्राइस चार्ज करनी चाहिए, 15। एंड 15 क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। 15 क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। तो इस तरह की जब आप लोगों ने प्राइसिंग डिसीजन करना है कि व्हाट मिनिमम प्राइस शुड द कंपनी हैव टू डिसाइड, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। और रेलेवेंट कॉस्ट में हमने कहा कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट थी 10 की और उनकी जो मशीनिंग की कॉस्ट थी वो रेलेवेंट थी, वो 50,000 टोटल थी। और चूंकि इसमें उन्होंने 10,000 यूनिट बनाने हैं और ये फ्यूचर कॉस्ट है, ये पास्ट कॉस्ट नहीं है, उसको इसके लिए ये स्पेशल मशीन खरीदना पड़ेगी और इसको जब वो काम कर लेंगे तो फिर ये वो बेकार हो जाएगी। इसका मतलब है पूरी की पूरी कॉस्ट किसको चार्ज होनी है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चार्ज होनी है। तो अगर आप लोग टोटल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन यहां पे मैंने कैलकुलेशन क्या की है, पर यूनिट ही कैलकुलेशन की है और यूनिट कॉस्ट के साथ मैंने कंपेयर कर दिया है। तो जो उनकी फिर प्राइस होगी दैट इज रेलेवेंट प्राइस कितनी है जी, 15। अगर आप लोग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं टोटल कितनी है, 1 लाख की। कैसे आई है ये, 10,000 ज़रब 10 के साथ। और एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 की। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,50,000 की, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। आप डिवाइड करते हैं तो 15 पर यूनिट उनकी जो है वो कॉस्ट आ जाती है। थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद मी। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ के होंगे और आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिएगा और आप जो है वो अपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी।